दोस्तों, एक नाम जो पिछले कुछ सालों से इंडिया की पॉलिटिक्स और मीडिया में बार बार सुनने को मिलता है, उमर खालिद। कुछ लोग उन्हें डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठाने वाला स्टूडेंट लीडर मानते हैं, तो कुछ लोग उन्हें देश के खिलाफ साजिश का हिस्सा बताते हैं। लेकिन असल सच क्या है? क्या उमर खालिद सिर्फ एक एक्टिविस्ट है या उनके खिलाफ लगे आरोप सच है? आज इस वीडियो में हम बिना किसी पॉलिटिकल बाइस के फैक्ट, कोर्ट रिकॉर्ड और टाइमलाइन के बेसिस पर पूरी कहानी समझेंगे। उमर खालिद का जन्म दिल्ली में हुआ। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में हायर स्टडीज़ की। जेएनयू के दौरान वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए। उनका नाम मीडिया में तब आया जब वो कैंपस डिबेट्स और स्टूडेंट मूवमेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे। उनकी स्पीच अक्सर सोशल जस्टिस, माइनॉरिटी राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर होती थी। जवाब नहीं है तो इस देश में वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं। आज जब इस देश के युवा यहां मौजूद हैं तो एक बात बहुत साफ शब्दों में बोलना चाहते हैं, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। हमें लव जिहाद गौरक्षा के नाम पर बांटना बंद करो, हमें नौकरी और शिक्षा दो। 2026 में जेएनयू कैंपस में एक इवेंट हुआ। कोई और बर्बाद नहीं कर सकता। हम इस देश की बर्बादी के लिए नहीं, इस देश की आबादी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन एक नारा तो जरूर रहेगा, और कुछ मीडिया वाले हैं तो उनको बोलूंगा, यहाँ जंग का मतलब संघर्ष है। भारत की नहीं, संघ की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। इस इवेंट के बाद देश भर में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटी नेशनल स्लोगन्स लगने के आरोप लगे। On JNU campus on February 9th. This report mentions that DSU activists led by Umar Khalid raised anti-national slogans after they were denied permission to screen a pro-Afzal film. The report also mentions past activities of DSU students. Let's get... पुलिस ने उमर खालिद और कुछ अन्य स्टूडेंट्स के खिलाफ सेडिशन केस दर्ज किया, लेकिन उमर खालिद ने हमेशा कहा कि उन्होंने कोई एंटी इंडियन नेशनल स्लोगन्स नहीं लगाया। बाद में कई वीडियोस के एडिटेड होने पर भी डिबेट्स हुई। मैं बिल्कुल मानता हूँ। जो इस देश के मानते हो, क्या करा उसने? उसने कुछ नहीं किया। आप बताओ तो क्या करा? उसके कितने सारे बयान हैं ऐसे टुकड़े। क्या आप एक्सप्लेन करिए। क्या बयान है कि इस देश मैं तब तक काम करूंगा जब तक मैं भारत को बर्बाद न कर दूं। इसको कहाँ है? कहाँ है बयान? आप क्लिप देखिए, कहीं नहीं है, पूरे इंटरनेट पे नहीं है। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरी कातिल जिंदा है, ये किसने बोला? उमर खालिद ने नहीं बोला। किसने बोला? किसी ने भी नहीं बोला। किसी ने भी नहीं बोला। ये हवा से आया। डॉक्टरेट वीडियो थी, पता है आपको? ये कंट्रोवर्सी आज भी पॉलिटिकल डिस्कशन का हिस्सा बना हुआ है। 2019 और 20 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए। उमर खालिद ने भी पब्लिक स्पीचेस दी। उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट अपील की थी, लेकिन फरवरी 2020 में दिल्ली में भयंकर राइट्स हुए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, क्योंकि ये एनआरसी एनपीआर के जरिए होने वाला है। आजकल नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि एनआरसी का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। यहां तक बोला कि हमने 5 साल में जिक्र ही नहीं किया। समझ में नहीं आता हमने प्रधानमंत्री चुना था या झूठ बोलने की फैक्ट्री चुनी थी। लेकिन वो आज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एनआरसी का जिक्र करने की उनको जरूरत नहीं है। उनके पास एनआरसी का छोटा रिचार्ज और उससे ज्यादा खतरनाक रिचार्ज एनपीआर आ गया है। दिल्ली पुलिस के आरोप है कि राइट्स एक लार्जर कॉन्स्पिरेंसी का हिस्सा था। पुलिस ने यूएपीए के तहत उमर खालिद को सितंबर 2020 में अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने कॉन्स्पिरेंसी मीटिंग में हिस्सा लिया और राइट्स की प्लानिंग में रोल था। दूसरी तरफ उमर खालिद और उनके लॉयर्स ने इन सभी आरोपों को नकारा। इससे नाखुश होंगे, क्योंकि जो संविधान की आस्था है वो फ्रीडम में है और लिबर्टी में है। इतना लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना, इससे एक चिंता का वातावरण तो पैदा होता है। लेकिन उनका कहना है कि उनकी स्पीचेस कॉन्स्टिट्यूशनल और पीसफुल प्रोटेस्ट के सपोर्ट में थी।
अब तक कोर्ट में चार्जेस और एविडेंस पर लीगल प्रोसीडिंग चलती रही है। ये याद रखना जरूरी है कि किसी भी क्रिमिनल केस में अंतिम फैसला कोर्ट का ही रहता है। उमर खालिद ने कई बार बेल की एप्लीकेशन दी, कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन और एलिगेशंस को देखते हुए बेल देने से मना किया। इस दौरान उनके सपोर्टर्स का कहना है कि उन्हें पॉलिटिकल रीजंस की वजह से टारगेट किया गया, जबकि पुलिस और प्रोसिक्यूशंस का कहना है कि उनके पास कंस्पिरेसी से जुड़े हुए एविडेंस है। इसीलिए यह मामला आज भी लीगल प्रोसेस का हिस्सा है। इस पूरे केस ने इंडियन सोसाइटी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ लोग कहते हैं कि डिसेंट डेमोक्रेसी का हिस्सा है, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब देश की सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। 3% से कम कन्विक्शन रेट है यूएपीए का, और यूएपीए में गिरफ्तारी का मतलब लंबे वक्त तक सलाखों के पीछे रहना। इसीलिए उमर खालिद का नाम पॉलिटिकल डिबेट्स में बार बार आता है। शर्जील इमाम और ये उमर खालिद ने बिना सजा के, शर्जील इमाम बिना ट्रायल के 5 वर्ष तक उमर खालिद का मुझसे सवाल पूछा था। मैंने कहा हाँ 5 साल से कोई जेल में है, और मैं ये सिर्फ उमर खालिद के हिसाब से नहीं कह रही, बहुत सारे अंडर ट्रायल्स हैं भाई साहब, बहुत सारे अंडर ट्रायल में उमर कंप्लीट खालिद शर्जील इमाम में अंतर नहीं है। नहीं, एक तो मैंने शर्जील इमाम का तो कुछ नहीं कहा, मैं उमर खालिद के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी को हीरो या विलेन बनाना नहीं था। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है, उमर खालिद कौन है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।